हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप आरएससीआईटी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी को देखते हुए मैं एक और क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्लास है और ये क्लास उन बच्चों के लिए जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उन लोगों के लिए क्लास है। आराम से देखिएगा, इस क्लास में से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हूबहू मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा और जो भी क्वेश्चन आपको पहले से आंसर आता है जिनका भी, उनको आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ठीक है, एंड में हम एक बार देखेंगे भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सामने देखिएगा। एमएस एक्सेल में वर्कबुक वास्तव में किसका संग्रह यानी कि कलेक्शन होता है। एमएस एक्सेल में वर्कबुक वास्तव में किसका संग्रह यानी कि कलेक्शन होता है। केवल चार्ट का, केवल एक सीट का, केवल वर्कशीट का, या वर्कशीट और चार्ट दोनों का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर इसका। ठीक है, आपको देता हूं मैं 3 सेकंड का समय, जल्दी से दीजिएगा आंसर क्या होगा पहले का आंसर। क्वेश्चन भी आपके सामने, 4 ऑप्शन भी आपके सामने, देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्कशीट और चार्ट दोनों का संग्रह होता है एक तरीके से। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में वर्कबुक वास्तव में किसका संग्रह होता है, वर्कशीट और चार्ट दोनों का होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज आंसर। लगा लीजिए टिक दोस्तों डी ऑप्शन पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी ने डी ऑप्शन किया होगा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सामने प्रश्न लिखा हुआ है नेम बॉक्स। क्या दोस्तों, नेम बॉक्स और नेम बॉक्स का उपयोग एमएस एक्सेल में किस जानकारी को दिखाने के लिए किया जाता है। नेम बॉक्स का उपयोग एमएस एक्सेल में किस जानकारी को दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर्मूला बार की जानकारी, वर्तमान एक्टिव सेल की लोकेशन, स्टेटस बार की स्थिति, या मेन्यू बार के विकल्प। देखिए दोस्तों, जब एक्सेल सीट आप देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखाई देती है एक्सेल सीट आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको एक हल्का सा, ये तो आपकी वर्कशीट होती है ऐसे कैसे, जिसमें रो और कॉलमों का समूह होता है। यहाँ पे देखिएगा एक हल्का सा ऐसे एक लाइन होती है और लाइन के अंदर यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो पार्ट होता है इतना सा, मैं आपको हल्का सा और कलर दे देता हूँ दूसरा इसमें। ठीक है, ये जो वाला पार्ट होता है इतना सा, इसमें दोस्तों इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या होता है दोस्तों, ये नेम बॉक्स होता है ये। ठीक है, और इस नेम बॉक्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, वर्तमान एक्टिव सेल की लोकेशन होती है। वर्तमान एक्टिव सेल की क्या होती है दोस्तों, लोकेशन होती है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। लगा लीजिए ठीक दोस्तों, बी ऑप्शन पे वर्तमान एक्टिव सेल की लोकेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपका एकदम सही हो चुका होगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यदि आप एक सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर अन्य किसी, ध्यान से देखिएगा, यदि आप एक सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर अन्य सेल पर लागू करना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। कॉपी करके पेस्ट करना, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना, पेस्ट स्पेशल में जाकर के, या फॉर्मेट पेंटर का उपयोग। ठीक है, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन ये। अगर आ रहा है तो जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। यदि आप एक सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर अन्य अन्य सेल पर लागू करना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, बात किसकी की जा रही है यहाँ पे, सेल की फॉर्मेटिंग की बात की जा रही है। किसकी दोस्तों, सेल की फॉर्मेटिंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट तो क्या करते हैं हम, किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग के लिए दोस्तों यूज किया जाता है फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, किसका किया जाता है दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर। क्या दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि एक फॉर्मेटिंग को कॉपी कर अन्य सेल पर लागू करना चाहते हैं तो उपयुक्त विकल्प होगा दोस्तों कौन सा, फॉर्मेट पेंटर होगा। कौन सा होगा दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यदि आप एक्सेल सीट में रो और कॉलम टाइटल को स्क्रॉल करते समय स्थिर यानी कि फिक्स कर रखना चाहते हैं तो कौन सा कमांड प्रयोग करेंगे। मतलब आप चाहते हो कि रो भी फिक्स हो जाए, स्थिर हो जाए, और कॉलम भी क्या हो जाए दोस्तों, स्थिर हो जाए, मतलब ये दोनों स्थिर हो जाएं, तो आप किसका उपयोग करेंगे, अनफ्रीज पेन का, फ्रीज पेन का, स्प्लिट का, या होल्ड टाइटल का। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर आपने एक्सेल पढ़ रखा है थोड़ा बहुत अच्छे से तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं और सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं आपको। अगर आपका कोई भी दोस्त आरएससीआईटी तैयारी कर रहा है तो उन सभी दोस्तों के पास इस क्लास को भेजिएगा। ठीक है, जिससे इस क्लास से सभी दोस्तों को बेनिफिट मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो भेजिए सभी के पास में, शेयर कीजिएगा एक बार, और आप भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी क्लास तभी आपको मिल पाएंगी और तभी आप तक पहुंच पाएंगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ओके,
यदि आप एक्सेल सीट में रो और कॉलम टाइटल को स्क्रॉल करते समय स्थिर यानी कि फिक्स रखना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा दोस्तों फ्रीज पेन का। किसका दोस्तों? फ्रीज पेन का उपयोग करना होगा। बी ऑप्शन इज राइट। तो किस किस बच्चे ने यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है आंसर? फ्रीज पेन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, फ्रीज पेन के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? रो और कॉलम को स्थिर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, एमएस एक्सेल 2019 में चयनित सेल से चार्ट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? किससे दोस्तों? चयनित सेल से चार्ट बनाने के लिए। चार्ट होता है एक तरीके से ग्राफ जैसा आकृति, ऐसे मान लो जैसे ग्राफ होता है ना, वैसे हम चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट भी होता है इसी में। तो इन चार्टों को बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे एमएस एक्सेल में, एक्सेल 2019 में? दोस्तों आपको यूज करना होगा F11 का। किसका दोस्तों? F11 जैसे आप प्रेस करते हैं सेल को सिलेक्ट करने के बाद में, तो क्या हो जाता है दोस्तों? चार्ट बन जाता है दोस्तों। ठीक है, आपने सिलेक्ट किया, फिर F11 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? चार्ट बन जाएगा। क्लियर है तक का? तो राइट आंसर होगा F11। तो बताइए दोस्तों, इन 5 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन एकदम सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 6ठे प्रश्न की ओर। कोई ऐसा सक्सेस के 5 में से 5 सही हो चुके हैं भाई? अब चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा एक बार। 6ठा प्रश्न है एक्सेल 2007। क्या दोस्तों? एक्सेल 2007 और 2019, एक्सेल 2007 2019 आदि में प्रयुक्त फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है दोस्तों। ये एक्सेल 2007 और एक्सेल 2019 में प्रयुक्त एक्सटेंशन क्या होती है? ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन एक फाइल का प्रकार होता है, जानने का प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, .xlsx, .xls और .docx और .pptx। यहाँ पे 4 एक्सटेंशन आपको दे रखे हैं। 4 में से 2007 का और 2019 का कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, 2007 का और 2019 का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, मतलब 2007 से 2019 से अब तक का जो भी है वो दोस्तों एक्सटेंशन है .xlsx है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये 2007 के बाद, 2007 और उसके बाद का एक्सटेंशन है। ठीक है, बात जो भी है ना 2013, 2019, 2010 सब में दोस्तों क्या है? .xlsx है। और ये .xls कब का है दोस्तों? 2003 का है। एक्सेल 2003 में काम करता है .xls। ठीक है, और यहाँ पे .docx जो है दोस्तों वो होता है दोस्तों एमएस वर्ड का। किसका दोस्तों? एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट का होता है। ठीक है, और पीपीटीएक्स किसका होता है दोस्तों? पावर पॉइंट का आप मान सकते हैं, POWERPOINT, पावर पॉइंट का होता है दोस्तों। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मान लो एक फाइल है। ठीक है, एक फाइल जिसका नाम मैं आपको लिख रहा हूं सामने, देखिएगा मैंने लिखा फाइल है यहाँ पे डोसा कंप्यूटर वाला लिख दिया मैंने, और फिर लिख दिया .docx। तो बताओ ये फाइल किसकी है? अगर कोई फाइल ऐसी आ जाती है आपके सामने, डोसा कंप्यूटर वाला .docx आ जाती है, तो बताइए ये फाइल किसकी है? एमएस वर्ड की है, एक्सेल की है, या फिर पावर पॉइंट की है? जल्दी बताइए दोस्तों, किसकी फाइल है ये? दोस्तों ये फाइल किसकी होगी? एमएस वर्ड की फाइल होगी, डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएगी एक तरीके से। क्या बोलेंगे दोस्तों? डॉक्यूमेंट फाइल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन क्या लिख रखा है? .docx है। तो एक्सटेंशन मतलब होता है फाइल का प्रकार। क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में फाइल का प्रकार बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? फाइल का प्रकार। ठीक है, फाइल को जानने का प्रकार या समझने का प्रकार एक तरीके से, कि भाई किसकी फाइल है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 7वां, पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग एक्सेल में मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग एक्सेल में मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? केवल सेल कमेंट्स कॉपी करने के लिए, केवल वैल्यूज पेस्ट करने के लिए, केवल फॉर्मूलाज पेस्ट करने के लिए, या उपरोक्त सभी? क्या होगा दोस्तों सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ठीक है, जल्दी से बताना दोस्तों किस किस का सही होता है, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पेस्ट स्पेशल की बात की जाए तो केवल सेल कमेंट्स कॉपी करने के लिए भी होता है, यहाँ पे केवल वैल्यूज पेस्ट करने के लिए भी होता है दोस्तों, और यहाँ पे बात करें केवल फॉर्मूलाज पेस्ट करने के लिए भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर।
8वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, जब आप एक्सेल में किसी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो रिलेटिव सेल रेफरेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप एक्सेल में किसी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो रिलेटिव सेल रेफरेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है भाई। रेफरेंस बिल्कुल नहीं बदलता, रेफरेंस एरर आ जाता है, रेफरेंस अपने आप एडजस्ट हो जाता है, या फॉर्मूला काम करना बंद कर देता है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा भाई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब आप एक्सेल में फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो रिलेटिव सेल रेफरेंस का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है भाई। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर इसका दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाई सेल रेफरेंस, या बोले रेफरेंस अपने आप क्या हो जाता है दोस्तों, एडजस्ट हो जाता है। एक मिनट, ओके, ये जो रेफरेंस है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट, ये आपका आंसर होगा कि रेफरेंस अपने आप एडजस्ट हो जाता है। क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा एमएस एक्सेल 2019 में, क्या दोस्तों, एमएस एक्सेल 2019 में उपलब्ध चार्ट टाइप में से कौन कौन से सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। एमएस एक्सेल 2019 में उपलब्ध चार्ट टाइप्स में से कौन कौन से सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। पहला लाइन चार्ट और पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, या केवल पाई चार्ट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं मुझे। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो बताइए, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया और अभी तक आंसर आप नहीं दे पा रहे, थोड़ा वेट कीजिए, मैं दूंगा इसका आंसर आपको। दोस्तों यहाँ पे होगा एमएस एक्सेल 2019 की बात की जाए तो चार्ट टाइप जो होते हैं वो होते हैं बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, ये तीनों ही होते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो किस किस बच्चे ने यहाँ पे सी ऑप्शन टिक किया था भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, एक्सेल में फॉर्मूला बनाते समय, क्या दोस्तों एक्सेल में, एक मिनट, 9वां क्वेश्चन, ठीक है एरर आ गई थी थोड़ी सी, अब ठीक हो गया। बात करें दोस्तों यहाँ पे 10वें प्रश्न की। 10वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में फॉर्मूला बनाते समय सेल वैल्यूज और सेल रेफरेंस का सही उपयोग क्या होना चाहिए। बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए। फॉर्मूला बनाते समय सेल वैल्यूज और सेल रेफरेंस का सही उपयोग क्या होना चाहिए। केवल सेल वैल्यूज, केवल सेल रेफरेंस, दोनों का सही संयोजन, या इनमें से कोई नहीं। एक्सेल में फॉर्मूला बनाते समय सेल वैल्यूज और सेल रेफरेंस का सही उपयोग क्या होना चाहिए। केवल सेल वैल्यूज, केवल सेल रेफरेंस, दोनों का सही संयोजन, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहते हैं तो सेल वैल्यूज और सेल रेफरेंस जो होती है दोस्तों दोनों का एक सही संयोजन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें दोनों का सही संयोजन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है तक का। ओके, तो सी ऑप्शन इज राइट। भाई दोनों अगर सही संयोजन होगा तभी आप उसमें फॉर्मूला परफेक्ट बना पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताइए 10 में से आपके कितने सही हो चुके हैं। ये 10% मैंने करा दिया आपको पूरे, 10 में से कितने सही हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पावर पॉइंट में शो के दौरान प्रेजेंटेशन को निम्न में से फाइल फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है। पावर पॉइंट में शो के दौरान प्रेजेंटेशन को निम्न में से फाइल फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है। मतलब कौन सा फाइल फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रस्तुति। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रस्तुति बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पीपीटी में भी सेव कर सकते हैं, पीपीएस में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ओके, यहाँ पे पीपीएस में भी आप दोस्तों सेव कर सकते हैं, पीपीटीएक्स में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12th क्वेश्चन की ओर, 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग सामान्यतः किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है दोस्तों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग सामान्यतः किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन नोट्स आउटलाइन तैयार करने के लिए, दूसरा ऑप्शन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, या प्लानिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब, या उपरोक्त सभी,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग सामान्यतः किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? दोस्तों, नोट्स आउटलाइन के लिए भी किया जाता है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी किया जाता है दोस्तों, और यहाँ पे प्लानिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त सभी आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि सामान्य से उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन का, वो नोट्स आउटलाइन के लिए भी किया जाता है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए भी किया जाता है दोस्तों, प्लानिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे लगा लीजिए डी ऑप्शन टू टिक उपरोक्त सभी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्लाइड शो के दौरान ये सारे जो सवाल हैं दोस्तों पावर पॉइंट के आपके, है ना। स्लाइड शो के दौरान स्लाइड को बदलने यानी कि चेंज करने पर जो इफेक्ट दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन या मोशन पथ? क्या होगा दोस्तों सही जवाब? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे जल्दी से। देखिए दोस्तों, ये मान लो स्लाइड है, एक स्लाइड आपकी ये है और एक स्लाइड आपकी ये है, दो स्लाइड है, ठीक है। और एक स्लाइड के अंदर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हैं, और यहाँ पे भी जैसे कुछ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी आप मानो वो है। अगर मान लो आपको इस स्लाइड से इस स्लाइड पे जानना है, और इस स्लाइड के चेंज होने पर जो इफेक्ट आपको दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। और यहाँ पे स्लाइड एनिमेशन क्या होता है दोस्तों? एक सेम स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट मूव करते हैं ना, मतलब हिलते डुलते हैं, दिखाई देते हैं आपको एक स्लाइड के अंदर ही, चलते हुए दिखाई देते हैं, मूव होते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम बोलते हैं स्लाइड एनिमेशन, ठीक है। और स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? जब दो स्लाइड आपस में बदलती हैं, जैसे एक से दूसरी की ओर जाते हैं हम, तो जो इफेक्ट आपको दिखाई देता है बदलते समय उसे हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशंस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद करता हूँ आपको 13वां प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे समझ में आ गया तो आप सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इस क्लास को, जिससे सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में शुरू यानी कि स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? किसी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहला ऑप्शन स्लाइड शो मेन्यू से रिवर्स टाइमिंग के द्वारा, या F1 की दबाना, या व्यू शो ऑप्शन के द्वारा, या फिर उपरोक्त बी और सी दोनों के द्वारा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा भाई सही जवाब? जल्दी से बताइएगा मुझे। दोस्तों अगर आप स्लाइड शो को शुरू करना चाहते हैं तो F5 द्वारा भी कर सकते हैं हम, और व्यू शो में जाकर के ऑप्शन जो मिलता है उसके द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, बी और सी दोनों के द्वारा। क्लियर यहाँ तक का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में मोशन पथ का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? पावर पॉइंट में मोशन पथ का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? पहला ऑप्शन एनिमेशन इंट्रेंस इफेक्ट के लिए, या स्लाइड को आगे बढ़ाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर मूव करने के लिए, या उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? अभी मैंने जस्ट बताया थोड़ी देर पहले आपको, मोशन पथ का जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर मूव करने के लिए, ठीक है। जो मोशन पथ होता है ना उसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो स्लाइड है आपके पास में और एक बॉय बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये बॉय को मेरे को आगे चलाना है, थोड़ा सा चलते हुए दिखाना है, तो इसमें मोशन पथ लगाऊंगा दोस्तों मैं, जिसके द्वारा ये चलता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मोशन पथ। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन मुझे बताइए 15 में से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से बताइएगा मुझे। अब चलते हैं दोस्तों 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, नई स्लाइड यानी कि न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? अगर आपको नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो कौन सा विकल्प सही है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन के द्वारा, डिजाइन टेम्पलेट के द्वारा, एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन के द्वारा, या उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों सही जवाब? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे। दोस्तों अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं, डिजाइन टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हैं, और एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करने से पहले लेआउट बदलने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करने से पहले लेआउट बदलने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड लेआउट ऑप्शन का, ऑप्शन ऐड का,
आउटलाइन व्यू का या प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्लाइड लेआउट ऑप्शन के द्वारा। क्या होगा दोस्तों? स्लाइड ऑप्शन लेआउट के द्वारा या स्लाइड लेआउट ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, नई पावर पॉइंट फाइल बनाने के लिए सबसे तेज तरीका कौन सा है? नई पावर पॉइंट फाइल बनाने के लिए सबसे तेज तरीका कौन सा है? पहला, स्टैंडर्ड टूल बार से न्यू पर क्लिक, या फाइल से न्यू पे, या कंट्रोल एन दबाना, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। नई पावर पॉइंट फाइल बनाने के लिए सबसे तेज तरीका कौन सा है? स्टैंडर्ड टूल बार से न्यू पर क्लिक, या फिर फाइल से न्यू, या कंट्रोल एन दबाना, या उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आएगा, देखो, नई पावर पॉइंट फाइल बनाने के लिए सबसे तेज तरीका कौन सा है? स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू पर क्लिक करके बना सकते हैं, फाइल में न्यू से बना सकते हैं, आप दोनों से बना सकते हैं, कंट्रोल एन दबा करके भी आप शॉर्टकट की से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इन तीनों तरीकों से आप जल्दी से फाइल बना सकते हैं, फास्ट फाइल बना सकते हैं आराम से। ठीक है, अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि को स्लाइड में जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स या चार्ट आदि को स्लाइड में जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट का, फाइल का, एडिट का, या व्यू का? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों अगर आपको पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि को स्लाइड में जोड़ना है तो आप जो उपयोग करेंगे वो करेंगे दोस्तों इंसर्ट टैब का। किसका दोस्तों? इंसर्ट टैब का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 19वां क्वेश्चन आपका सही हो चुका होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है दोस्तों, यदि आप पावर पॉइंट में इंसर्ट की गई इमेज को एडिट करते हैं तो सोर्स फाइल का या सोर्स फाइल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आप पावर पॉइंट में इंसर्ट की गई इमेज को एडिट करते हैं तो सोर्स फाइल पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोर्स फाइल में कोई चेंज नहीं होता है, सोर्स फाइल भी चेंज हो जाती है, सेव करने पर सोर्स फाइल बदल जाती है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों यदि आप पावर पॉइंट में इंसर्ट की गई इमेज को एडिट करते हैं तो सोर्स फाइल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोर्स फाइल में कोई चेंज नहीं होता, सोर्स फाइल में कोई चेंज नहीं होता है। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं माना जाता है? निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं माना जाता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ई कॉमर्स, या डीओएस। डीओएस का पूरा नाम क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस। क्या होता है दोस्तों? इनमें से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं माना जाता है? दोस्तों इनमें से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं माना जाता है? दोस्तों ये भी माना जाता है, ये भी ट्रोजन हॉर्स भी माना जाता है, और यहाँ पे डीओएस डिनायल ऑफ सर्विस भी माना जाता है, लेकिन ये नहीं माना जाता है। सवाल भी क्या पूछता है? नहीं माना जाता है। तो ई कॉमर्स आएगा। ठीक है, ई कॉमर्स में हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। क्लियर है तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब किसी वेबसाइट के URL की शुरुआत HTTPS से होती है, ध्यान से देखिएगा, जब किसी वेबसाइट के URL की शुरुआत HTTPS से होती है तो उसमें S का क्या अर्थ होता है? जब किसी वेबसाइट के URL की शुरुआत HTTPS से होती है तो S का क्या अर्थ होता है? ये मान लो एक तरीके से PYQ है आपके लिए, मतलब पहले पूछ लिया गया क्वेश्चन है ये। तो स्टैटिक होती है, सर्वर, सिक्योर, या सिस्टम। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। जब किसी वेबसाइट के URL की शुरुआत HTTPS से होती है तो S का क्या अर्थ होता है? पहले बता देता हूं आपको दोस्तों, HTTPS का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S पर होता है दोस्तों सिक्योर। क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है। क्लियर है तक का? तो यहाँ पे जो S का मतलब है दोस्तों, ये मतलब है दोस्तों S का सिक्योर। क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है S का मतलब। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सीधा जवाब इसका सिक्योर। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो HTTPS में S का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है सिक्योर। क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है। क्लियर है तक का?
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। थोड़ा बोरिंग क्लास लग सकती है क्योंकि आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आ गए ये, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से देखना है इनको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मिलिंग इक्विटी का ETQP का सही उदाहरण है? ऑल कैप्स का अत्यधिक प्रयोग, हाई प्रायोरिटी का अनावश्यक उपयोग, रिप्ले आल का बार बार प्रयोग या संक्षिप्त ब्रीफ और प्रयुक्त विषय। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है तो वो होगा दोस्तों संक्षिप्त यानी कि ब्रीफ उपयुक्त विषय। डी ऑप्शन इज राइट, ये इसका आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद करता हूँ 23वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISMS। क्या दोस्तों? ISMS सवाल आ सकता है। ISMS का पूरा नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। इसके लिए निम्न में से कौन सा ISO स्टैंडर्ड लागू होता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एक तरीके से PYQS है, ठीक है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, पूछ लिया गया था, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, 4 ऑप्शन आपके पास में, ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 या ISO 27001। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा जो इसका सही जवाब है वो होगा दोस्तों ISO 27001। क्या होगा दोस्तों? ISO 27001, ठीक है। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूँ 24% आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है भारतीय IT अधिनियम 2000। भारतीय IT अधिनियम 2000 मुख्य रूप से किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, आपकी बार पूछा जा सकता है आपसे। भारतीय IT अधिनियम 2000 मुख्य रूप से किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है? पहला ऑप्शन टैक्सेशन को, दूसरा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को या इनसाइड ट्रेडिंग को। क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे सकते हैं। दोस्तों भारतीय IT अधिनियम 2000 मुख्य रूप से जो नियंत्रित करता है एक तरीके से वो करता है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। किसको दोस्तों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और ये 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने % एकदम सही हो चुके हैं कमेंट बॉक्स से मुझे बताना, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन थे आज की क्लास के और इस 25 क्वेश्चनों के अंदर आपके कितने % एकदम सही हुए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगर क्लास आपको पसंद आई थोड़ी बहुत भी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जिससे उन सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और हाँ, अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हैं तो बता देता हूँ आपको मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है RSCIT की, ठीक है। तो आप सभी को एक बार देखिएगा और अगर आपको समय लगता है तो 2x में करके देखिएगा, ठीक है। खासकर जो मैराथन क्लास मैंने बना रखी है ना भाई, मैराथन क्लास उनको जरूर देखना, ठीक है। वैसे मैराथन क्लास का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो आप जाइए कमेंट बॉक्स के अंदर और एक बार क्लिक करके जरूर देखना, क्योंकि जो मैराथन क्लास होती है उसमें सारा सिलेबस कवर करता हूँ मैं, ठीक है। तो आराम से आप अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है। और हाँ, आपको पास होना है अच्छे से, ये मैं एक तरीके से कह सकता हूँ। अगर आप मेरी पूरी क्लास देखते हैं तो आराम से आप पास हो जाओगे। और RSCIT के अंदर 35% आएंगे आपके। कितने % आएंगे दोस्तों? 35 आते हैं। और 35 में से अगर आपने 14% सही कर देते हैं आप तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद ये करूँगा मैं आप पूरे 35 के 35 आप करके आओ और आपके पूरे 35 में से 35 सही होने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।